हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में एसजे एडवर्ड। आने वाले कुछ वीक्स में मैं टैली पे वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं, तो इसीलिए टैली स्टार्ट करने से पहले अगर आपको अकाउंट्स नहीं आती है, अगर आप आर्ट्स के हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हम अकाउंट्स की थोड़ी टर्म्स और कुछ रूल्स होते हैं इसमें, वो जानना ज़रूरी है। इसलिए मैं पहले अकाउंट्स के बेसिक पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको टैली में कोई दिक्कत ना आए। तो जैसा कि आपको पता ही है, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली हमारी टर्म यहाँ पे आ जाती है प्रोप्राइटर। ध्यान से सुनिएगा, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं हम? प्रोप्राइटर। ठीक है, प्रोप्राइटर क्या होता है? हमारा ओनर ऑफ बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस का मालिक है वो। नेक्स्ट हमारी टर्म आ जाती है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डन बाय प्रोप्राइटर वाइल स्टार्टिंग बिजनेस, यानी बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जो हमारा प्रोप्राइटर है, ये जो हमारा मालिक है, उसने कोई भी इन्वेस्टमेंट करी है, चाहे वो कैश लाया हो, चाहे उसने बैंक में जमा कराया हो, चाहे वो कोई एसेट लेके आया हो, तो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्टार्ट करते वक्त वो होती है हमारी कैपिटल। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है हमारा? अमाउंट्स, गुड्स और एसेट्स विथड्रॉन बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज, यानी ओनर के द्वारा निकाला गया कोई भी अमाउंट, गुड्स क्या होता है? हमारा सामान जो हमारा पड़ा होता है हमारे पास बेचने के लिए, वो, या एसेट्स। इनमें से अगर कुछ भी ओनर जो है अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल खर्चों के लिए विथड्रॉ करता है, तो उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। नेक्स्ट हमारी टर्म आ जाती है एसेट्स। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज। एसेट क्या होता है? हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, बिजनेस की संपत्ति, जो भी बिजनेस को चलाने में हेल्प कर रही है, वो होती है हमारी एसेट। और ध्यान रखेंगे हम, एसेट का अमाउंट काफी बड़े होते हैं, छोटे मोटे अमाउंट नहीं होते हैं। ठीक है, एसेट्स में अब काफी तरीके एसेट्स आ जाते हैं। पहला होता है फिक्स एसेट्स, दूसरा करंट एसेट्स। फिक्स एसेट जो होता है वो क्या होता है? फिक्स एसेट्स आर दोज नॉन करंट एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज which are held not to resell but with the purpose to increase its earning capacity। यानी फिक्स एसेट हमारे वो एसेट हैं जो बिजनेस को अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं, और उनका पर्पस ही ये होता है कि वो उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाए, हम उनको सेल करने के लिए नहीं करते हैं। अब फिक्स एसेट्स में जो हमारे दो तरीके के आते हैं, टैंजिबल एसेट्स और इंटैंजिबल एसेट्स। तो टैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं दोस्तों? टैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं हमारे जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, यानी वो उन्हें हम छू सकते हैं, उन्हें हम देख सकते हैं। जैसे उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हो जाते हैं। अब इन्हें हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो ये हमारे टैंजिबल फिक्स एसेट्स हैं। और फिक्स इसलिए हैं, आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि ये बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने में हेल्प करेंगे, इनको हम बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं। फिक्स एसेट्स में नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंटैंजिबल एसेट्स। तो इंटैंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच डू नॉट हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस, यानी कि इंटैंजिबल एसेट्स हमारे वो एसेट्स हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, यानी उन्हें हम देख नहीं सकते और नहीं छू सकते। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो जाते हैं? गुडविल, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, रॉयल्टीज, एक्सेट्रा। गुडविल क्या होता है? अगर आपको नहीं पता हो, गुडविल का मतलब है जैसे किसी जगह का नाम चलता है काफी, ठीक है, कोई कंपनी है उसका नाम है, जैसे टाटा, तो नाम है उसका काफी, ठीक है। वैसे ही किसी भी चीज का काफी नाम है, अगर उसको हम कहते हैं गुडविल, वो भी बिजनेस को चलाने में हेल्प कर रही है। नेक्स्ट हमारा होता है एसेट्स में ही सेकंड पॉइंट, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are held by an entity with the purpose of converting them into cash within a short period। यानी करंट एसेट हमारे वो एसेट हैं जो किसी भी एंटिटी यानी किसी भी कंपनी द्वारा हेल्ड किए गए हों, यानी रखे गए हों, उनको कैश में कन्वर्ट करने के लिए एक शॉर्ट पीरियड में, यानी 1 ईयर के अंदर अंदर। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें
कि कोई भी एसेट अगर 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है वो होता है हमारा करंट एसेट। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं दोस्तों? कैश, पहले से ही कैश में है वो, तो वो हो गया करंट एसेट। बैंक 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा जब भी हम पैसा निकालते हैं। गोल्ड, सन्ड्री डेटर्स, ऐसे ही काफ़ी एग्जांपल्स होते हैं। सन्ड्री डेटर्स क्या होता है वो भी आगे आएगी टर्म में, तब बताऊंगा। नेक्स्ट है हमारा लायबिलिटीज। लायबिलिटी मीन्स अमाउंट ओड और पेबल बाय द बिजनेस। यानी लायबिलिटी वो अमाउंट है जो बिजनेस ने किसी को पे करनी है। यानी हम सिंपल लैंग्वेज में अगर हिंदी में कहें तो कर्जा, बिजनेस के ऊपर किसी भी तरीके का अगर कर्जा है कोई, वो है हमारी लायबिलिटी। इसके बाद लायबिलिटीज में भी हमारी 2 तरह के आ जाते हैं, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी क्या होती है? करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच इज पेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। यानी अकाउंटिंग पीरियड से एंड से लेके जो 12 मंथ्स होंगे उसके अंदर जो हमारी लायबिलिटी पेबल हो जाती है, जो हम पे कर देते हैं, वो होती है हमारी करंट लायबिलिटी। और अकाउंटिंग पीरियड अगर आपको नहीं पता हो दोस्तों, तो अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है हमारा बैंक्स में, कंपनीज में, यह हमारे अकाउंटिंग पीरियड होते हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर चलते हैं। जो कैलेंडर ईयर होता है हमारा वो होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। ऐसे ही फाइनेंशियल ईयर यानी अकाउंटिंग पीरियड जो होता है 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक होता है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं क्लियर था अकाउंटिंग पीरियड क्या है, होप आपको क्लियर हो गया हो। अब करंट लायबिलिटी के एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब हम करंट लायबिलिटी के एग्जांपल हैं क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एटसेट्रा। क्रेडिटर्स क्या होते हैं वो टर्म भी आगे आएगी अभी, तो वहाँ समझा दूंगा मैं। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं हम। लायबिलिटी में ही नेक्स्ट हमारा आ जाता है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है दोस्तों? नॉन करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी which is payable after a period of more than a year from the end of the accounting period। यानी अकाउंटिंग पीरियड के एंड से लेके 1 साल से ज़्यादा टाइम में जो हमारी लायबिलिटी पेबल होगी उसको हम कहेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। और इसके एग्जांपल्स क्या हो जाते हैं? डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एटसेट्रा। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं हम। नेक्स्ट टर्म हमारा एक्सपेंसेस, यानी अमाउंट स्पेंट और इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू। यानी सिंपल लैंग्वेज में हम कहें हमारे जितने भी खर्चे होते हैं कंपनी के। अब एक्सपेंसेस भी ऐसी 2 तरीके के हो जाते हैं हमारे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स अप टू द पॉइंट ऑफ ब्रिंगिंग देम टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। यानी गुड्स के परचेज करने से लेके उन गुड्स को बिजनेस के प्लेस पे लाने तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो होते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद क्या है? इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस दे आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू मेक देम रेडी फॉर सेल। यानी अगर बिजनेस का काम जो है मैन्युफैक्चरिंग का भी है, तो उस टाइम पे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होंगे? जो भी प्रोडक्ट को रेडी फॉर सेल करने के लिए हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, यानी प्रोडक्ट के पूरे बनने के जितने भी खर्चे हैं वो हो गए हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके एग्जांपल हमारे क्या हो जाते हैं दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंसेस के? वेजेस, पावर एंड फ्यूल। पावर मतलब जो हमारी फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके लिए पावर वर्ड यूज होता है। ठीक है, फैक्ट्री रेंट, ऐसे ही काफ़ी सारे एग्जांपल होते हैं इसका। पर हमें ये ध्यान रखना है अगर कोई भी एक्सपेंस दिया हुआ है और उसके साथ फैक्ट्री वर्ड लिखा है या जिससे पता चल रहा है वो फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है खर्चा, तो वो हो जाएगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड एंड आर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ गुड्स और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। यानी कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो हमारा डायरेक्टली एसोसिएट ना करता हो गुड्स के परचेज और मैन्युफैक्चर होने से। यानी अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो प्रोडक्ट के सेल करने के टाइम के जितने भी खर्चे हैं वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके क्या एग्जांपल आ जाते हैं? सैलरीज, क्योंकि ये सेलिंग के टाइम पे होता है, परचेज के वक्त नहीं होता है। ऑफिस रेंट, पोस्टेज, कोरियर, टेलीफोन एक्सपेंसेस, बैड डेट्स एटसेट्रा। ऐसे ही काफ़ी एक्सपेंसेस आ जाते हैं इसमें हमारे। नेक्स्ट टर्म पे आ जाता है हमारा इनकम। इनकम इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस। यानी इनकम जो है
जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, यानी बिजनेस की जितनी भी टोटल अर्निंग्स हुई हैं उनमें से अगर हम पे एक्सपेंसेस माइनस कर दे तो हमारी इनकम आ जाती है। ठीक है, इनकम दो तरीके की हो जाती है हमारी दोस्तों। फिर यहाँ पे डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो प्रॉफिट है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। पर डायरेक्ट इनकम को हम कहेंगे क्या? डायरेक्ट इनकम हमारी वो इनकम होती है जो डायरेक्टली बिजनेस के गुड्स या सर्विस सेल करने से आ रही है। ठीक है, बिजनेस की गुड्स या सर्विस सेल करने से डायरेक्टली जो हमारी इनकम हो रही है यानी जो प्रॉफिट है उसी को हम डायरेक्ट इनकम कहते हैं। इनडायरेक्ट इनकम आर दोज इनकम्स which are earned from the use of firm's resources other than the main business of the firm। यानी जो भी हमारा मेन बिजनेस है सेल परचेज का, गुड्स या सर्विसेज का, उसके अलावा जितनी भी इनकम हो रही है वो है हमारी इनडायरेक्ट इनकम। इसके क्या एग्जांपल्स हैं? रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, ऐसे ही काफ़ी। बैड डेट्स रिकवर्ड आपको भी नहीं समझ में आ रहा होगा, अब वो टर्म भी आगे आने वाली है तो मैं वहाँ समझाऊंगा। किसी भी तरीके अगर हमें इनकम जो है रिसीव हो रही है बिजनेस के अलावा, वो होगी हमारी इनडायरेक्ट इनकम। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बैड डेट्स। बैड डेट, और ध्यान रखना है हमें इसको बैड डेट्स पढ़ना है हमें, बी जो इसमें साइलेंट होता है तो बैड डेब्ट्स नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बैड डेट इज द अमाउंट ओड टू द बिजनेस बिकॉज ऑफ इट बिकमिंग इररिकवरेबल। इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। यानी इसे भूल जाओ आप, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। बैड डेट जो होता है हमारा वो अमाउंट है, हमने किसी को उधार दिया मान लो कोई अमाउंट, और वो पर्सन जो है कंगाल हो गया, अब हमारे पैसे वापस लौटाने की हालत में नहीं है, तो अब जो पैसे वापस आने की कोई चांस नहीं है हमारे, वो हो जाते हैं हमारे बैड डेट्स, और ये बिजनेस के लिए जो है लॉस होता है एक तरीके का। ठीक है, अब जैसा मैंने कहा था ऊपर एक टर्म थी बैड डेट्स रिकवर्ड, मैंने यहाँ टर्म नहीं लिखी है वो क्योंकि सेम ही था इसलिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ। बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है? बैड डेट्स तो वो हो गया जो हमारा पैसा वापस आने का कोई चांस नहीं है, पर अब मान लो उस पर्सन का बिजनेस जो है चल गया तो उसे हमारे पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे, और उसने जब पैसे हमारे वापस करे तो उसको हम कह देंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है डेप्रिसिएशन। Depreciation is fall in the value of an asset because of its use or obsolescence। तो एसेट की वैल्यू में कोई भी गिरावट आ रही है किसी भी तरीके की उसके यूज़ करने की वजह से, या उसको थोड़ा हम अच्छे से नहीं यूज़ करें तो उसमें टूट फूट हो गया, तो किसी भी एसेट की वैल्यू में गिरावट आना उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। आई होप आपको सारी टर्म्स समझ आ रही होंगी, काफ़ी ही ईजी टर्म्स हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो क्योंकि आप आर्ट्स या साइंस बैकग्राउंड से हैं, पर कोई नहीं, इसको सिंपल लो, काफ़ी आसान है, बार बार रिवाइज करोगे अपने आप याद हो जाएंगी और समझ आ जाएंगी। लास्ट दो टर्म्स हैं हम वो उन पे चलते हैं, तो उसके बाद नीचे जो है मैंने यहाँ पे हिंदी में भी दी हुई हैं यही टर्म्स, तो अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप यहाँ से एक बार दोबारा पढ़ सकते हैं हिंदी में। सेकेंड लास्ट हमारी टर्म जो है वो क्या है? सन्ड्री डेटर्स। यहाँ भी हमें ध्यान देना है, सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री डेब्टर्स नहीं है, तो बी साइलेंट रहेगा इसमें। सन्ड्री डेटर्स आर द पर्सन्स टू whom with we do credit sale और from whom we will receive cash in future। यानी सन्ड्री डेटर्स वो पर्सन है जिनसे हम क्रेडिट सेल करते हैं। क्रेडिट सेल का मतलब क्या है? उधार में सेल करते हैं जिन्हें हम, या जिनसे हमें फ्यूचर में पैसा आना हो, तो वो हमारे कहलाते हैं सन्ड्री डेटर्स। और सन्ड्री क्रेडिटर्स वो कौन होते हैं? जिन्हें हमें फ्यूचर में पैसा देना हो या जिनसे हमने क्रेडिट परचेज करी हो, जिनसे हमने उधार में परचेज करी हो। ठीक है, तो अकाउंट्स की जितनी भी बेसिक और इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी दोस्तों हमारी, वो सारी मैंने इस वीडियो में कवर कर ली है। आई होप आपको समझ आ गया हो। बाकी अगर आपको थोड़े इंग्लिश में दिक्कत है तो जैसा मैंने बताया है यहाँ पे मैंने नीचे हिंदी में भी दी हुई है सारी यही टर्म्स, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मैंने इस सारी टर्म्स का जो PDF है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके लिंक चेक कर सकते हैं।
और अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ और आप वीडियो पे लाइक कमेंट भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी अगर अकाउंट्स की बेसिक टर्म्स में दिक्कत आती है तो वो समझ सकें। और हाँ दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि जो टैली कर रहा है उसे ही शेयर करें, आप अपने बाकी 11th क्लास के दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं यही वीडियो, ताकि उनको भी जो बेसिक टर्म्स होती है वो क्लियर हो जाए अकाउंट्स की। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। अभी तो मैं टैली की वीडियोस नहीं अपलोड करूंगा, क्योंकि अभी हमारी टैली से पहले और भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक थ्योरी है जो हमारी टैली के अंदर काम आएंगी। तो पहले मैं उन पे वीडियोस कवर करूंगा, उसके बाद हम टैली पे आएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।